दोस्तों नमस्कार। 2023 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज मैं जमारामगढ़ विधानसभा पहुंचा हूँ। जमारामगढ़ विधानसभा में मेरे साथ विधायक श्री गोपाल लाल जी मीणा मेरे साथ है। इनसे खास बातचीत करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर। सबसे पहले गोपाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। गोपाल जी, पहला सवाल यह है कि जमारामगढ़ बांध को लेकर विशेष रूप से जमारामगढ़ विधानसभा पूरी इसी के मुद्दे के अंदर रहती है, तो आगामी क्या आपका विचार है इसको भराने का कार्य को लेकर? देखिए, हमारा 2008 से 13 में जब मैं विधायक था, उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1068 करोड़ की स्कीम बनाई थी और बजट के अंदर बजट में आई थी, बजट में घोषणा हुई थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया को वहीं रोक दिया गया। जब सरकार हमारी नहीं आई तो उसका नामो निशान बीजेपी की जो 5 साल की सरकार रही उसमें जमारामगढ़ का कहीं नहीं नाम आया, जबकि इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हर समय ये कहते रहते हैं कि जमारामगढ़ बांध भरेंगे। आज हमें बड़ा दुख की बात है कि गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है, राजस्थान का है, कई बार जमारामगढ़ में आए हैं, लेकिन केवल आकर फोटो खिंचा के जाने का काम उनका रहा है। अब मुख्यमंत्री जी जब 23 जुलाई को यहाँ पे आए हमारे बानपुर कला में, उन्होंने यहीं वो बोल के गए थे कि जमारामगढ़ बांध में पानी लाएंगे और इसरदा बांध के लिए उन्होंने कहा था। यमुना के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है यमुना से पानी लाओ, यमुना से पानी लाओ, केवल उनका यही कहना है कि हम वहाँ यमुना का पानी हम यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि इसरदा बांध का जो पानी है ये आरसीपी से जुड़ा हुआ है। और ये जो बांध में पानी आएगा 1250 करोड़ रुपए की घोषणा की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएँ की हैं वो सारी कारगर सिद्ध हुई है। सब रोड बन रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, पानी की हो, बिजली की हो, हर क्षेत्र में जिन्होंने कहा है वो काम करके दिखाया है। आज जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जमारामगढ़ जो बांध की हमारी जो मांग थी उसको पूरी करने के लिए एक भागीरथ के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और जो कह के गए और जो हमारी मांग थी, आपने वीसी में भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि आपकी ये मेन मांग थी, इसको हम पूरी कर दी है। उनके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को और जमारामगढ़ की बात को नहीं रखी, बल्कि जयपुर जिला, अलवर, दौसा, भरतपुर, इन सभी ज़िलों में इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो इसरदा बांध से पानी आएगा, ये पानी यहीं से सप्लाई होगा। कोटपुतली, विराटनगर, थानागाजी, चोमू, ये सब तमाम जगह यहीं से उनकी सप्लाई हो पाएगी। सर, मैं जनता के पास जब बैठा हुआ था, वहाँ का बड़ा सवाल ये था कि जो जमारामगढ़ के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ आपने वहाँ सोनोग्राफी की मशीन और अन्य जो मशीनें थे उनका शिलान्यास तो आपने कर दिया, लेकिन वहाँ विशेष रूप से सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है सर? हमने डॉक्टर लगा दिया है वहाँ पे सोनोग्राफी का, और मैं समझता हूँ कि जो जिला उप अस्पताल है उसकी व्यवस्थाएं 24 घंटे की हमने करवा दी है। और शानदार व्यवस्था है कि 2-3 महीने में अब लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। लोगों की सारी सुविधाएं वहाँ पे हो रही है। जब 24 घंटे की सुविधाएं वहाँ हो गई, आज आप देखिए कि जिला अस्पताल उप अस्पताल की ज़मीन की कमी की वजह से 14-15 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार होनी थी, वो भी अब जल्दी हम इसका शिलान्यास करके उसको तैयार कराएंगे, ताकि व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हो पाए और एक शानदार हॉस्पिटल के रूप में जमारामगढ़ बन पाए। मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जमारामगढ़ की जनता ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया और यहाँ विकास के जो नए आयाम खुले हैं वो इस जमारामगढ़ की जनता की वजह से ही हैं। सर, आप मुख्यमंत्री जी साहब के खास माने जाते हो। जमारामगढ़ विधानसभा में मुंडला गांव में एक बड़ी कॉलेज है, उसकी जो इमारत है वो बन के तैयार है, लेकिन आप उनके खास माने जाते हो, लेकिन वो कॉलेज क्यों नहीं खुल पाई? क्योंकि वो कॉलेज खुल जाती तो यहाँ के युवाओं को एक अच्छा अवसर मिल पाता। क्या कारण रहा? आपकी सरकार है, क्यों नहीं खुला पाए उसको? अंबेडकर विश्वविद्यालय को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी
और यहाँ मंत्री भी आके उसकी घोषणा भी हो गई थी, ज़मीन भी लॉट हो गई थी, सारा काम हो गया था। लेकिन जो ये अपने पीठ है, अम्बेडकर पीठ, इनके पदाधिकारियों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। जो भी ये पदाधिकारी हैं पूरे राजस्थान के, इसका विरोध किया, लेकिन जनता इसका सहयोग कर नहीं पाई और मुख्यमंत्री जी का पूरा मन यही था। और यहाँ अगर वो बन जाती तो पीठ भी अच्छी तरह से चल पाती और विश्वविद्यालय भी अच्छी तरह से चल पाता। तो हमारी सरकार ने तो 2013 में भी इसकी घोषणा करके यहीं घोषणा की थी और पुनः यहाँ पे करके और कैबिनेट से फैसला करा के और इसकी ज़मीन का अलॉटमेंट भी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के यहाँ पे कर दिया गया था। लेकिन कुछ जो अम्बेडकर पीठ वाले हैं वो इसका भयंकर विरोध कर दिया, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने दूसरी जगह इसकी ज़मीन अलॉट की गई। सर, विकास कार्यों को लेकर जब मैं चर्चा कर रहा था जमारामगढ़ विधानसभा में, तो लोगों का ये सवाल था कि नायला से लेकर बासणा तक की रोड का आपने शिलान्यास कर दिया, लेकिन वो रोड कार्य पेंडिंग पड़ा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, रोड बन गया है, आधा रोड बन गया है। अब जो रोड बचा है उसमें हमारी फॉरेस्ट की एनओसी है वो भी मिल चुकी है, उसका भी काम जल्दी चालू करवा रहे हैं। सर, आगामी आपने 2008 से 13 तक विधायक रहे, उसके बाद में 18 से आप विधायक हो, 4.5 साल का समय लगभग समाप्त हो गया है। आगामी विधानसभा की तैयारी करना चाह रहे हो या लोकसभा के अंदर भी प्रवेश करने की आपकी क्या विचारधारा है? मैं तो केवल जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा और यहीं की तैयारी है मेरी। लोकसभा का मेरा कोई विचार नहीं है और पार्टी ने मुझे जयपुर जिला देहात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक पूरे जयपुर जिले की जिम्मेदारी दी है। मैं उसको बखूबी से उसको भी निभाऊंगा और पार्टी का काम करूँगा और पार्टी का काम करता आया हूँ। पार्टी के लिए मैं सदैव निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम किया है और आगे भी करता रहूँगा और पार्टी जो भी आदेश देगी उस पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। सर, जमारामगढ़ विधानसभा को लेकर विशेष रूप से और भी कार्यकर्ता यहाँ से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब की बार भी मेरे पर पार्टी विश्वास जताएगी और मेरे को टिकट देगी, मैं जनता के बीच में जाऊँगा? ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है और हर व्यक्ति की अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन ये तमाम चीज़ें जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता सर्वे ये तमाम चीज़ें किसके पक्ष में आती है, पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देगी। ये मेरी बात नहीं है, तमाम पूरे राजस्थान में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो जनता उसके पक्ष में है, उसे टिकट दिया जाएगा। सर, आपको अगर टिकट मिल जाता है तो किन मुद्दों को लेकर आप जमारामगढ़ विधानसभा में जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, हमने जो 2018 में जो मुद्दे लेके आए थे उन तमाम मुद्दों को हमने पूरा किया और अब आगामी विधानसभा में जो मुद्दे रहेंगे, मेन मुद्दे हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, यही मेन मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों को हम आगे लेके जाएंगे। निश्चित रूप से हमने जो पंचायत समिति हो, चाहे हमारी तहसील हो, चाहे हमारे कॉलेज हो, रेको इंडस्ट्रियल एरिया है, आने वाले समय में रेको इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलेगा और 2-2 रिको हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे वो गिना सके। हमारे अगर काम गिनाने बैठे हैं तो अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे कि काम, ये भी काम बच गया, ये भी बच गया। आप देखिए, हमारे यहाँ मंडियाँ खुल गई 2-2, फल की अलग, अनाज की अलग, रेको इंडस्ट्रियल एरिया खुल गया, हमारे कॉलेजें खुल गई, हमारी सड़कें चौड़ी बन रही है। अभी भी 14 करोड़ रुपए की रोड हमारी पास हुई है जो जमारामगढ़ बांध से रायसर तक। जो हमारी जमारामगढ़ से नक्चे घाटी का रोड भी, वो भी काम चालू होने वाला है। आगे जो नक्चे घाटी से वो रोड है वो भी हमारी प्रक्रिया में, वो भी जल्दी उसको भी रोड को काम चालू करवाएंगे। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी केवल एक रोड बचा है, उस रोड का भी हम जल्दी काम चला के लोगों को राहत देंगे और आने जाने की सुविधा होगी। आज देखिए आप दूधली मोर्चे से 60 करोड़ का रोड बन रहा है, वो बन के तैयार हो रहा है और जो हमारी फॉरेस्ट की एनओसियाँ हैं
उनका भी हमने लगभग काम पूरा कर लिया है। क्योंकि आदमी को, व्यक्ति को अगर काम करने की इच्छा होती है तो कोई चीज़ आगे नहीं आती, कोई चीज़ अड़चन नहीं आती, चाहे कोई फॉरेस्ट हो चाहे और कोई हो। अगर आप नियम अनुसार काम कर सकते हैं तो उसको कराइए। हम बहाना नहीं लेना चाहते, हम काम करवाना चाहते हैं। हम किसी चीज़ को किसी की बुराई नहीं करना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में आप बताइए कौन सा काम करके बैठे हैं, कौन सा काम करके दिखाया? केवल उनके समय में वो केवल बातें कर रहे हैं, बातें करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम हमें कोई नज़र नहीं आया। और यही कारण है कि कांग्रेस के आज जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति है और कांग्रेस पार्टी फिर पुनः यहाँ से चुनाव जीतेंगे और राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी। सर एक और है, सबसे जैसे आप मुख्यमंत्री के पास हो तो प्रदेश के युवा आक्रोशित हैं। छात्र संघ चुनाव को किस कारण से बंद करने से युवाओं में आक्रोश है? देखिए, तो मुख्यमंत्री जी का मामला है और सरकार का मामला है। अभी चुनाव आ रहे हैं, मेन बात तो चुनाव है। चुनाव के अंदर असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, अभी पढ़ाई जारी है बच्चों की, तो एक साल नहीं हो रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल फिर चुनाव करवा देंगे। क्योंकि जो असेंबली के चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है, ये तमाम चीज़ें इस छात्र संघ के आड़े आ रही है। बाकी वैसी कोई सरकार की मंशा नहीं है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए असेंबली के चुनाव की वजह से ही इसमें मेरे हिसाब से सरकार ने फैसला लिया है। सर मैं युवाओं के बीच जाता हूं, जब युवा बोलते हैं कि नेताओं से आप बिजली की, पानी की, इनकी बात कर लेते हो, लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर युवाओं को आप एक नई प्रेरणा देंगे? आप देखिए, युवाओं के लिए हमने ओलंपिक खेल करवाए हैं, जो हमारी सरकार ने 2% खिलाड़ियों के लिए आरक्षण सुरक्षित किया है। जो खिलाड़ी होंगे, जो मेडल प्राप्त करेंगे, नेशनल खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, उनके लिए हमारी सरकार जो 2% का आरक्षण दिया है उससे युवाओं को बहुत ही अच्छा उनको फ़ायदा मिल पाएगा। दूसरा, जो युवा हमारे क्षेत्र के हैं, जो बच्चियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही थी रेगुलर कॉलेजों में, आज हमारे 1200 बच्चे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे वहाँ पे 500-700 बच्चे आंधी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आने वाले समय में आज हमारे 44-45 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई है, जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप देखिए कि गाँव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी की बहुत ही दिक्कत होती है। अब इंग्लिश मीडियम खुलने से उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। गरीब लोगों को अपने जो सपने रहते थे कि हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ें, उनके सपने भी पूरे होंगे। नौजवानों के लिए रोजगार, हमारी सरकार ने करीबन 4 लाख नौकरियां देने का काम की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि युवाओं के लिए जो काम किया है वो हमारी सरकार पूरे देश के अंदर एक उदाहरण है। और आने वाले समय में भी, और रोजगार के जो संसाधन हैं, आप देखिए हर ब्लॉक के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया खुला है, नौजवानों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं हम, और बच्चों उनको, नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए 500 बच्चे ऐसे हैं जिनको विदेश भेजा जा रहा है और उसका पूरा खर्चा हमारी सरकार वहन कर रही है। पहले 200 बच्चे भेजते थे, अब 500 बच्चों को हम विदेश में भेज रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे के उसका पास करते हैं और फिर उनको सरकार विदेश में भेजते हैं। चाहे कोई सा भी देश हो, जहाँ भी वो पढ़ेगा, जहाँ भी उनकी वैकेंसी होगी, वहाँ उसको हमारी सरकार भेज रही है। तो युवाओं के लिए तो हमारे विशेष किया है। दूसरे कर्मचारियों को मैंने नहीं छोड़ा, उनकी भी ओल्ड पेंशन लागू की गई है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा, चाहे महिलाएं हैं, महिलाओं को हमने सब कुछ दिया है, जन्म से मृत्यु तक सुविधाएं दी है, 500 रुपये में सिलेंडर दिया है और तमाम स्कीमें दी हैं, फूड पैकेट दिया है, पेंशन दी है, 25 लाख रुपए हमारी दवा की जो दवाई चिरंजीवी योजना है उसमें दिया है उनको सुरक्षा के लिए। दूसरा 10 लाख रुपए हमारी उनको जो दुर्घटना बीमा है हर परिवार को दिया है। तो ये तमाम जो विकास के काम हैं,
चाहे आप पशुओं के लिए भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी 40-40 हज़ार रुपये, अभी लंपी की बीमारी में मारी गई गायों के लिए 40-40 हज़ार रुपये दिए थे। साथ में तमाम जो योजनाएं हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को दी है और साथ में महिलाओं को मोबाइल देने का काम किया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं को मोबाइल मिलने से तमाम चीज़ें, उनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी होगी, देश विदेश की बातें उनको जानकारी होगी। आने वाले समय में महिलाएं एक मजबूत सशक्तिकरण बन पाएंगी। राजीविका में समूह बनाकर उनको लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपने आप में एक मजबूत स्थिति में हो जाए और मजबूत स्थिति के अंदर रहकर वो घर परिवार को चला सके। सर, जमारामगढ़ विधानसभा में जमारामगढ़ बाद में एक आरटीडीसी होटल के नाम से एक होटल थी, अगर वो खुल जाती तो पर्यटन उद्योग को थोड़ा सा लोगों को रोजगार मिल पाता, क्यों उसको बंद करा दिया गया? अब देखिए, आरटीडीसी कोई भी बिजनेस होता है, सरकार का अगर कोई वहाँ आरटीडीसी में आने वाला ही नहीं है तो चल कैसे पाएगी। अब हमारी सरकार 1250 करोड़ रुपए बांध के लिए दिए। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि आरटीडीसी भी चलेगी, बहुत सारी होटलें भी यहाँ पे आएंगी, बहुत सारा विकास भी होगा, यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह होगी, जयपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण जगह वो होगी जमारामगढ़ बांध, और यहाँ पे लोगों को इतना रोजगार मिलेगा कि इनको कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। सर, विशेष रूप से बीजेपी वालों का आरोप है कि ये अब 4.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब ये कब तक इस जमारामगढ़ बांध को भर पाएंगे? जमारामगढ़ तो बांध तो भरेगा, हाथ में सरसों नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है। उन्होंने तो कभी कोशिश ही नहीं की कि जमारामगढ़ बांध में पानी आए, केवल बोलते हैं। आज देखिए 25 सांसद हैं यहाँ से, उन्होंने कभी भी जमारामगढ़ बांध की आवाज़ नहीं उठाई और आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप देखिए गजेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने यहाँ 3-4 बार आ गए, यहाँ जमा माता के तो दर्शन करने आते हैं और यहाँ फ़ोटो खिंचा के चला जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा गजेंद्र सिंह जी को, ये दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि एक केंद्र का मंत्री जिसके हाथ में सब कुछ होता है वो हमारे जमारामगढ़ बांध में पानी लेने में राजनीति करे। और ये उन्होंने समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लेके आओ जब हम काम करेंगे। तो जनता जानती है और इनको भी अच्छी तरह जानती है कि पहले इनको सरकार में ले आओ, फिर ये करे तो करे, नहीं करे तो ऐसा कोई, हमारी जनता लोकतंत्र है, इसमें कोई वादा पहले नहीं किया जाता जनता से कि आप हमारे को जिता के लेके आओगे तो ही हम काम करेंगे। ये तो पहली बार लोकतंत्र में देखा जा रहा है। वादा करो, लेकिन ये थोड़ी है कि हम हाँ ये तब करें। आप पहले करके दिखाओ ना, आपके हाथ में आज है, काम है। जब भी नहीं कर रहे हो तो आप आने के बाद यहाँ सत्ता आ जाएगी तो फिर क्या कर पाओगे? जब आज आप नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में कब कर पाओगे? जब आपके हाथ में है। आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कराए ARCP को, कितनी महत्वपूर्ण बात है। 5 साल तक हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार लेटर लिख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और 13,000 करोड़ रुपए हमारे ARCP के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में दिया। उस बजट का देने के बावजूद भी इनके जू नहीं रहेंगी। ये लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आदरणीय मुख्यमंत्री कदम बढ़ाया है और उन्होंने कहा है विधानसभा में कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ARCP को पूर्ण करके छोड़ेंगे, चाहे राष्ट्रीय परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री करें चाहे नहीं करें। ये उन्होंने वादा किया और उनका वादा कभी खाली नहीं जाता, कभी वो जो भी बात कहें। और उन्होंने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। हमारी लास्ट मांग थी ये, और सब वादे हमारे पूरे हो चुके थे। हमने जो भी मांगा उन्होंने पूरा किया। और जमारामगढ़ बांध का एक वादा बचा था, वो भी 15 अगस्त
को पूरा कर दिया है। तो मैं उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारी जनता की तरफ से, जमारामगढ़ की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ये हमारा वादे को पूरा किया। सर 2008 में आज जब आप विधायक थे उस टाइम भी 1068 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया, और अब भी जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं, जनता कह रही है कि विधानसभा जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये पास करा देते हैं, लेकिन कब तक इसका विकास संभव हो पाएगा? यही तो बात है, आपको मैं पहले ही कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी हमारी योजनाएं होती हैं उनको बंद करने की कोशिश करते हैं कि श्रेय कांग्रेस को नहीं चले जाए। अब काम करेगा उसको श्रेय भी जाएगा। तो ये वही 2013 में हमने किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, जबकि इनकी जो ERCP की योजना है उसको हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जनता के हित में थी, और वो जनता के हित का काम कांग्रेस पार्टी सदैव करी है और करती रहेगी। ये लोग जनता के हित को उनको रोक देते हैं और आगे नहीं बढ़ाते, इसीलिए वो काम रुक गया। और 5 साल तक इन्होंने एक मिट्टी गेरने की बात नहीं की, जमारामगढ़ का नाम तक नहीं लिया। और इनके नेता जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो केवल जनता को गुमराह करते हैं कि हम जमारामगढ़ बांध में यमुना से ले आएंगे, हिमालय से लेके आएंगे, पता नहीं कहाँ से बताते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गजेंद्र सिंह जी लोकसभा में वहीं से बोल दे, आदेश जारी कर दे तो पानी हो जाए यार। ग्रामीण ये क्या इसका राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषणा कर दे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा सरकार हमारी यहाँ भी आएगी और केंद्र में भी आएगी, ERCP बनेगी, 13 जिलों को पानी का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा, सिंचाई का, पीने का, तमाम चीज़ें ये हम काम करके दिखाएंगे। सर एक अभी लेटेस्ट मामला था जो दलित को दबाने का कार्य था, उसके अंदर आप निर्दोष साबित हो गए, तो जनता पूछ रही है कि क्या मामला था, किस तरह से क्या हुआ? देखिए, जनता सब जानती है। मेरे घर आपने भी देखा होगा 1500 लोग आते हैं और यहाँ अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, और वो लोग भी अपनी अपनी समस्याएं लेके आए थे, नवदीप सिंह और उसकी पत्नी। लेकिन ऐसा कृतज्ञ उन लोगों ने किया है जो नहीं करना चाहिए। ये एक झूठा फरेबी प्रकरण उन्होंने एक मनगढ़ंत प्रोग्राम बनाया, और वो जो गलत है गलत होगा, जो हमारे स्वभाव के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच के उन लोगों ने ये एक कुटिल रचित प्रोग्राम रचा है। वो मैं समझता हूँ कि मैं तो क्या दुनिया का कोई भी आदमी इस चीज़ को नहीं मान सकता और अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वो प्रथम दृष्टया वो खारिज हो गया मामला। और देश में जिस प्रकार से उन्होंने बदनामी करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश की तरफ पे इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश की, तो ये संभव नहीं है। जो काम हकीकत का होता है वो हकीकत रहता है, और जो गलत अगर करा हुआ होता तो मैं मीडिया में जाने से कतरा था। मीडिया में गया, मैं बात की, मेरी बात को रखी कि किस प्रकार ये प्रकरण रहा। कोई प्रकरण हुआ ही नहीं, उसकी कोई बात ही नहीं हुई, तो ऐसे प्रकरण की कोई मतलब नहीं है। वैसे जमारामगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे BJP के लोग हों, उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस बात को सच्चाई नहीं मानी और कहे कि MLA ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो काम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सब झूठे इल्ज़ाम थे जो झूठे रह गए। सर आपकी सरकार के अंदर पायलट गुट और गहलोत गुट है, तो अब जैसे पायलट गुट समर्थन नहीं दे रहा है, तो आपकी जो कांग्रेस पार्टी में कितना प्रभावित करेगा ये पायलट गुट? पायलट और गहलोत कोई गुट नहीं है, यहाँ कांग्रेस का गुट होता है, और कांग्रेस पार्टी एकजुट है, चाहे पायलट साहब हों चाहे गहलोत साहब हों। और ऐसा कुछ समर्थन की बात नहीं है। जब पायलट साहब कांग्रेस में, तो कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं देंगे? तो पार्टी को बार बार कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, कांग्रेस को जिताएंगे, तो ऐसा कोई मामला है नहीं। ये केवल मीडिया में चलाते हैं लोग, जो BJP के लोग हैं वही इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। कांग्रेस यहाँ पुनः दोबारा आएगी। हमारे नेता हैं, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, और तमाम डोडासरा जी हैं, रंधावा जी हैं, ये तमाम लोग
कह चुके हैं कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को पुनः यहाँ राजस्थान में स्थापित करेंगे और कांग्रेस मजबूत स्थिति से, पहले से भी मजबूत स्थिति से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में भी सरकार बनेगी। चलो मान लेते हैं गोपाल जी आपको अब की बार विधानसभा टिकट मिल जाता है, तो आप अब जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर विकास कार्यों की आगामी चर्चा के बारे में जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मैंने बता दिया कि हम हर क्षेत्र में जो भी हमारे मुद्दे तो वैसे हमने पूरे कर दिए हैं, मेन जो भी समस्याएं हैं वो कर दिए। अब मुद्दे हमारे पास मेन मुद्दा रहेगा आने वाले समय में, जो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए रामगढ़ बांध में पानी लेके आना है, फिर रामगढ़ बांध से हमारे खर्ड बांध में पानी ले जाने का ये भी एक मुद्दा है। इसको भी हम, जो भी हमारे जो बांध हैं उनको भरने का हम काम कराएंगे। जब यहाँ ERCP जुड़ जाएगी तो हम छोटे रूप से यहाँ से फिर योजना बना के हमारे जो बांध है, खर्ड का है, हमारे दांतली का है, हमारे क्या नाम वो रायावाड़ा का है, आगे जो सैंतल बांध है, इन तमाम बांधों को हम भरने का काम करवाएंगे। और भी इसके अलावा भी जो काम सड़क का है, पानी का हो गया, बिजली का है, स्वास्थ्य का है, इनमें हम और अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा इसमें काम कर सकेंगे। जैसे हमारे युवाओं के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 महीने के बाद में हम यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोलेंगे, तो वो मान लीजिए उन्होंने कहा है तो काम हो ही गया, क्योंकि सरकार हमारी आ रही है, हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के जा रही है, तो निश्चित रूप से जो विकास के मुद्दे हैं वो हमने पूरे कर दिए हैं और आने वाले समय में जो भी कोई मुद्दे बचे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हम जनता के रोजगार के लिए काम करेंगे, हम महिलाओं को मजबूत करेंगे, हमारे युवा साथियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार जैसे पेपर लीक, महिला के साथ उत्पीड़न ये हुआ, तो ये कहाँ से विधानसभाओं में जाएंगे, किस मुद्दों को लेकर? जैसे विशेष रूप से मैं बात करूँ पेपर लीक, RPSC बड़े बड़े पेपर लीक में डोटासरा के परिवार से एक साथ 3-3 सदस्यों का RS में सिलेक्शन हो जाना, तो किस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब निराधार है, पेपर लीक है, पेपर लीक की बात ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सभी राज्यों में हुआ था, लेकिन हमने पहली बार राजस्थान में ऐसा कानून बनाया है कि जो पेपर लीक करेगा वो कभी सोच भी नहीं सकेगा। ये कानून पहला, जो देश में पहला कानून बनाया वो हमने बनवाया है, हमने इस पर पूरी सख्ती की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी कैबिनेट ने फैसला लेकर जो पेपर लीक के रोकने की कोशिश की है, आज वो सफल है। और जो बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, चाहे गुजरात देख लो, हरियाणा देख लो, दिल्ली देख लो, सब जगह ये पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। बस केवल इनको केवल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जो पेपर लीक हुए थे उनको पुनः हमारी सरकार तुरंत फैसला लेकर उनको पुनः उनका एग्ज़ाम करवाई, उनका पूरा खर्चा, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरा खर्चा